और अब मुझे लगता है कि बहुत जल्दी हमारे देश में गाय का जो विज्ञान है वो प्रचारित होगा, प्रसारित होगा, और बहुत जल्दी समय आने वाला है हम भारतवासी फिर से निरोगी हो सकते हैं। लेकिन केवल अगर हम ऐसा सोचें, गणित के माध्यम से गणना निकालकर अगर सोचते रहें कि 2020 में हमारा देश स्वर्णिम युग में चल जाएगा और हमारा देश विश्व गुरु बन जाएगा, तो सोचने से और केवल सपने देखने से तो कुछ हो नहीं सकता। अगर ऐसी समझ बनती है, अगर ऐसे सपने हम देखते हैं, तो निश्चित रूप से हमें कुछ ऐसे कर्म करने पड़ेंगे, और उसी कर्म के बल पर भारत फिर से विश्वगुरु भी हो सकता है और फिर से सोने का शेर भी बन सकता है। इस बार हम भारतवासियों का विचार है कि चिड़िया नहीं बनाएंगे, शेर बनाएंगे। तो यह कुछ करना है अगर इस राष्ट्र में, तो उसके लिए हमें कुछ कर्म करने पड़ेंगे। और कर्म क्या करना पड़ेगा, तो इसमें से एक बात जो निकल करके आती है कि हमारे देश में जितनी भी गाय बची हुई है, जितनी भी गाय की प्रजातियां बची हुई है, तत्काल इन गायों को बचाना होगा, उन प्रजातियों को बचाना होगा। अंग्रेज जब छोड़कर गए थे इस देश को, उस समय की माहिती अगर आपको बताऊं तो हमारे देश में 360 गाय की प्रजातियां थी। अगर आज की माहिती बताऊं तो सरकार कहती है कि 36 प्रजातियां केवल बची है। लेकिन मैं कहता हूं, 25 राज्यों का मैंने प्रवास किया है, तो मैं कहता हूं अभी भी लगभग 70 से ज्यादा प्रजातियां बची हुई है। शेष प्रजातियों पर अध्ययन का काम नहीं हुआ है, उनके संरक्षण का काम नहीं हुआ है, उनके बचाव का काम नहीं हुआ है। तो अभी जो 70 प्रजातियां बची हुई है, इन प्रजातियों को अगर हमने बचा लिया, इनका अगर हमने संवर्धन कर लिया, और इसमें से जो गाय देती है उन गव्यों का अगर सदुपयोग हमने अपने जीवन में राष्ट्र के सापेक्ष में कर लिया, तो वह दिन दूर नहीं कि भारत राष्ट्र दुनिया के सभी राष्ट्रों में सबसे अमीर होगा। कैसे? केवल कहने से नहीं हो सकता। इसमें जो कुछ प्रमाण हमने पाया है, यही प्रमाण के कुछ नमूने आपके सामने में रखने की कोशिश करूंगा। एक जो बड़ा प्रमाण है वह ऋग्वेद के कुछ सूत्रों पर आधारित है। हमारा ऋग्वेद कहता है कि गौ में वसती लक्ष्मी, गौमूत्र धनवंतरी। गौमय का अर्थ होता है गाय, मतलब भारतीय नस्ल की गाय से मिला हुआ गोबर। इस गोबर में लक्ष्मी है, ऋग्वेद का सूत्र है। और ऋग्वेद को मैंने जितनी बार पढ़ा, कभी भी मुझे ऋग्वेद धार्मिक ग्रंथ नहीं दिखता। उसके कोई भी फॉर्मुलेशन सूत्रों में मुझे कुछ धर्म नहीं दिखता है। ऋग्वेद को मैं अगर वास्तव में अपनी बात कहूं, तो यह तो एक ऐसा भूगोल दिखता है, एक ऐसा ज्योग्राफी दिखता है जिसमें सौर्य मंडल के निर्माण से लेकर के और इसके खत्म होने तक का विज्ञान है। तो ऐसा विज्ञान कहता है गोमय वसति लक्ष्मी, यानी गाय का जो गोबर है वह तो साक्षात लक्ष्मी है। और गौमूत्र धनवंतरी, उनका जो मूत्र है वो साक्षात धनवंतरी है। लक्ष्मी को तो हम सभी जानते हैं। लक्ष्मी को पाने के लिए ही इतने सारे कर्मकांड, विद्याकांड और ये सारे अर्थ कांड करते हैं। दूसरा जो सूत्र है गौमूत्र धनवंतरी, इसमें सबसे पहले हमें धनवंतरी जी को समझना पड़ेगा कि अगर गौमूत्र साक्षात में धनवंतरी हैं, तो धनवंतरी कौन हैं? तो धनवंतरी के बारे में हमारे शास्त्रों में बहुत सारा वर्णन है। आप कोई भी किसी भी महर्षि का चिकित्सा शास्त्र आप उठा लें, उसमें आपको धनवंतरी की माहिती बहुत विस्तार से मिलेगी। इस पूरे सृष्टि का निर्माण जिस किसी युग में जब भी हुआ, तो इसके जो रचयिता हुए, इस सृष्टि के निर्माण में जिनकी मुख्य भूमिका थी वे ब्रह्मा जी थे। यह तो हमारे धर्म की बात है। लेकिन अगर आज के विज्ञान की बात करूं,
तो इस सृष्टि की रचना में लगा हुआ वह सबसे सूक्ष्मतम कण, सबसे सूक्ष्मतम अणु, जिस अणु के प्रयास से यह पूरी सृष्टि का निर्माण हुआ, उस कण को आज के विज्ञान ने गॉड पार्टिकल्स कहा है। तो ऐसा गॉड पार्टिकल्स या ऐसा ब्रह्मा, दोनों में से दोनों एक ही हैं, या दोनों को अलग मानना है तो अलग मान लो। तो इनके प्रयास से इस धरती पर सृष्टि बनी या अवतरित हुई। तो ऐसा सृष्टिकर्ता ने सृष्टि के संतुलन के लिए, सृष्टि में उपजे हुए वनस्पतियों के लिए और सृष्टि में उपजे हुए 84 लाख जीव जंतुओं के कल्याण के लिए चिकित्सा का एक ज्ञान दिया। वह ज्ञान उनके मुख से निकला और सबसे पहले वह ज्ञान उन्होंने अपने पुत्र को दिया। उनके पुत्र का नाम था दक्ष प्रजापति। दक्ष प्रजापति जी के पास जब चिकित्सा विज्ञान का ज्ञान आया, तब उनसे यह ज्ञान कई चरणों में इंद्र जी को मिला। इंद्र जी को मिला तो इंद्र जी ने सोचा कि इससे तो पूरी धरती का कल्याण होना चाहिए, और वहाँ से जो यह ज्ञान धन्वंतरी जी से इंद्र को मिला, और उसके बाद यह पूरे ऋषियों को मिला। उनमें से बहुत सारे ऋषि हैं जिनका नाम आप जानते हो। उसमें से सबसे जो पहले ऋषि हैं, उन ऋषि का नाम है ऋषि आत्रेय। ऋषि यानी मनुष्य शरीर में पहला यह जो चिकित्सा का ज्ञान है, वह ऋषि आत्रेय को मिला। ऋषि आत्रेय ने फिर बहुत सारे ऋषियों को सिखाया, और उसी श्रृंखला में जो है जब कलयुग आया, तो कलयुग में सबसे पहला यह जो ज्ञान है वो ऋषि चरक को मिला, ऋषि सुश्रुत को मिला। और इन दोनों महर्षियों ने जो है इसमें बहुत सारे कलयुग के वातावरण के हिसाब से, कलयुग में बचे हुए भूगोल के हिसाब से बहुत सारे चिकित्सा के फॉर्मुलेशंस तैयार किए, चिकित्सा के सूत्र तैयार किए, और उन्हीं में से आज भी गाय से संबंधित लगभग 3,500 फॉर्मुलेशंस जीवित हैं। इन्हीं 3,500 फॉर्मुलेशनों पर लगभग पिछले 14 वर्षों से मैं और मेरे साथ जितने भी सहयोगी हैं, सभी सहयोगी मिलकर के हम काम करते हैं। और काम करते हुए जो हमें निचोड़ मिला है कि मनुष्य शरीर में उत्पन्न जितनी भी व्याधियां हैं, मनुष्य शरीर के अंदर जितने भी रोग हो सकते हैं, इन सारे रोगों की चिकित्सा गाय के माध्यम से बिल्कुल सरल है, बिल्कुल सहज है और बिल्कुल आसानी से हो जाने वाला है। और यह ज्ञान इतना क्लिष्ट भी नहीं है यह ज्ञान भी इतना सरल है कि कोई भी भारतवासी इसको सीख सकता है। इसमें हमने भारतवासी इसलिए कहा है क्योंकि यह ज्ञान भारत का है, और भारत के लोगों का जो मन है वो सेवा के प्रति झुकता है। तो कोई भी सेवा भावी व्यक्ति इस ज्ञान को सीख सकता है, जिसमें सेवा की भावना है। क्योंकि ऋषियों ने यह जो चिकित्सा के जो सूत्र दिए हैं, ये सभी सेवा के मार्ग के लिए दिए हैं। आप भगवान श्री रामचंद्र जी के काल से लेकर के और अंग्रेजों के जाने तक का जो समय है, इसका पूरा इतिहास उलट करके देखो तो हमारे देश में चिकित्सा का जो क्षेत्र है वह शुरू से ही सेवा का मार्ग रहा है। इसमें कभी भी किसी भी ऋषि ने व्यवसाय इसमें नहीं देखा। चाहे आप ऋषि सुश्रुत को ले लो, चरक जी को ले लो, किसी भी ऋषि को ले लो, इन ऋषियों ने निस्वार्थ भाव से चिकित्सा के सूत्रों को तैयार किया और समाज के कल्याण के लिए समाज में छोड़ा। इसमें से कहीं भी व्यवसाय कुछ नहीं है। और हम भारतवासी भी जो हैं, आज हमारे मन में जो भावना है वह चिकित्सा के क्षेत्र में सेवा की ही भावना है। इसलिए मैंने कहा कि कोई भी भारतवासी इसे सरल रूप में सीख सकता है जिसके मन में सेवा की भावना हो। सेवा की कैसी भावना, तो एक उदाहरण मैं रखना चाहूँगा। जैसे आप जहाँ रहते हो, आपके घर के पड़ोस में कोई व्यक्ति है और उस व्यक्ति को अगर जुकाम हो गया, रास्ता चलते हुए अगर वह व्यक्ति मिल गया और आपने समझ लिया कि इसको जुकाम है, फौरन आप उसको कुछ सूत्र दे देते हो। जी जुकाम हो गया, घर जाके तुलसी का क्यों नहीं पी लेते, आप घर जा कर के सौंठ का पानी क्यों नहीं पी लेते, या ये औषधि क्यों नहीं ले लेते, आप क्यों बोल देते हैं। सहज हमारे मन से ये बातें क्यों निकल जाती है।
इसीलिए कि हम भारतवासियों के दिल में, हम भारतवासियों के खून के एक एक बूंद में सेवा छिपा हुआ है। इसलिए कभी भी जब कोई व्यक्ति बीमार पड़ता है और जब उसके चिकित्सा की बात आती है तो सहज हमें जितना ज्ञान होता है हम सारा ज्ञान उसके सामने निस्वार्थ भाव से उड़ेल देते हैं। इसलिए हम भारतवासी पंचगव्य चिकित्सा विज्ञान को बिल्कुल आसानी से, सहज से कम समय में सीख सकते हैं। लेकिन जिन लोगों में भावना व्यवसाय और व्यापार की है, शायद उनके लिए यह बहुत कष्टकर होगा यह ज्ञान लेना। तो मैं आपसे जो चर्चा कर रहा था वो ऋग्वेद का पहला सूत्र, गोमय वस्ति लक्ष्मी, यानी गाय का गोबर और उसमें लक्ष्मी है। इस विषय पर चिंतन जब मैंने शुरू किया था लगभग ये 2005 का समय था। 2005 के समय से मैंने सोचना शुरू किया इस पर कि आखिर लक्ष्मी कहाँ है। तब मुझे सहज रूप से जो है 2010 तक मुझे एक चीज़ दिखी कि गाय के गोबर से नैसर्गिक खेती हो सकती है और शायद इस खेती से हम बहुत सारा अन्न उगा सकते हैं। और इसी सोच के शायद ऋग्वेद ने लिखा हो कि गोमय वस्ति लक्ष्मी, क्योंकि इसमें से बहुत कुछ निकल सकता है। लेकिन आने वाले दिनों में जब इस पर जो परीक्षण के काम है, एक्सपेरिमेंटल वर्क जब आगे बढ़ते गए तब 2012 में हमारी धारणा टूट गई यह कि गाय का गोबर केवल कृषि में उपयोग होता है, इसके लिए लक्ष्मी नहीं कहा गया। लक्ष्मी, गाय के गोबर को साक्षात लक्ष्मी इसलिए कहा गया कि वह दुर्लभ है, इस धरती का सबसे दुर्लभ पदार्थ है। इस धरती पर सबसे दुर्लभ, सबसे जरूरी, सबसे मूल्यवान क्या है आप बता सकोगे? प्राणवायु है, ऑक्सीजन। देखो, अगर भोजन ना मिले तो यह शरीर वर्षों बिना भोजन के रह सकता है। जल ना मिले तब भी यह शरीर हफ्ता, 10 दिन, 15 दिन और महीना दिन निकल सकता है। लेकिन अगर प्राणवायु ना मिले तो इस शरीर का 1 मिनट भी जिंदा रहना मुश्किल है। यानी प्राणवायु हम मनुष्यों के लिए सबसे मूल्यवान वस्तु है। इससे अधिक मूल्यवान वस्तु हमारे जीवन में कुछ भी नहीं हो सकता। प्राणवायु, जिसको आज के विज्ञान में ऑक्सीजन कहा जाता है, कि ऑक्सीजन सबसे मूल्यवान वस्तु है। तब मेरा एक विचार बना 2012 में कि अगर ऑक्सीजन सबसे मूल्यवान वस्तु है तो निश्चित रूप से ऑक्सीजन ही लक्ष्मी है। तो कहीं न कहीं गाय के गोबर में ऑक्सीजन होना चाहिए। और इसी ऑक्सीजन की खोज में गाय के गोबर का केमिकल एनालिसिस कई बार हमने करवाया। मैंने अपने वैज्ञानिकों से कई बार इस पर परीक्षण करवाया, अलग अलग परिस्थितियों में, अलग अलग प्रजाति की गाय का अलग अलग भूगोल में। और इसमें से जो केमिकल एनालिसिस जो निकला, रासायनिक विश्लेषण जो सामने निकल के आया, वह यह आया कि गाय का कच्चा गोबर, उसमें 23% ऑक्सीजन है। तो मैंने थोड़ी सी माहिती विज्ञान के पुस्तकों से ली कि 23% अगर ऑक्सीजन है तो आखिर क्यों है और इसकी क्या जरूरत है। तब मुझे समझ में आया कि हम मनुष्य को जीने के लिए 21% ऑक्सीजन की जरूरत है। अगर हमारा यह शरीर 21% ऑक्सीजन के वायुमंडल में रहे तब यह शरीर बीमार नहीं पड़ सकता। और इससे कम घनत्व के ऑक्सीजन वाले क्षेत्र में अगर हम रहेंगे तो हमारे शरीर में बीमारियां बढ़ेगी। और एक माहिती हमने निकाली भारत के बड़े बड़े नगरों का, छोटे नगरों का, मध्य दर्जे के नगरों का और गांव का, बिल्कुल आपका कोंकण जैसा है ऐसे गांव की मैंने माहिती निकाली कि आखिर ऑक्सीजन डेंसिटी कहाँ कहाँ पर कितना है। तो मुझे जानकारी मिली कि भारत में जितने भी मेट्रो स्तर के शहर हैं, इन शहरों में 13-14% से ज़्यादा ऑक्सीजन नहीं होता। जो मध्य दर्जे के जो शहर हैं उनमें 15-16% होता है। और बिल्कुल जो गांव है वहाँ 17-18% ऑक्सीजन होता है।
लेकिन कुछ पहाड़ी क्षेत्र हैं, जैसे आपका कोंकण है, जहाँ वनस्पतियाँ बहुत है और गाय बहुत हो, तो ऐसे क्षेत्र में 19 से 20% तक ऑक्सीजन होता है। फिर मैंने एक माहिती निकाली कि शहर में कितने प्रतिशत लोग बीमार हैं, मध्यम शहरों में कितने प्रतिशत बीमार हैं, छोटे शहरों में कितने प्रतिशत बीमार हैं, और बिल्कुल कोंकण जैसे गांवों में कितने प्रतिशत बीमार हैं। ये सारी जब माहिती निकाली तो आंकड़ा यही कहता है कि जिन जिन क्षेत्रों में ऑक्सीजन की कमी है वहीं सबसे ज़्यादा बीमार लोग पड़ते हैं, और जहां आज भी ऑक्सीजन का घनत्व अच्छा है वहां पर लोग कम बीमार पड़ते हैं। यानी हमारे शरीर का जो स्वास्थ्य है इसका सीधा रिश्ता जो है वो ऑक्सीजन के साथ है। तो ऑक्सीजन हमारे लिए सबसे मूल्यवान है। और फिर एक माहिती हमने जब ढूंढी कि ऑक्सीजन सबसे ज़्यादा कहाँ है, तो मुझे पता चला कि पूरी दुनिया में 21% से ज़्यादा ऑक्सीजन कहीं नहीं हो सकता। आप चाहो तो हिमालय की तराई में चले जाएं या ग्रीनलैंड चले जाएं जहां लगभग पॉल्यूशन नहीं है, वहां के वायुमंडल में भी, वहां की हवा में भी 21% से कम ही ऑक्सीजन है। 21% ऑक्सीजन अब इस धरती पर कहीं नहीं बचा। लेकिन इसी वायुमंडल में रहते हुए दिल्ली, कलकत्ता और मुंबई, जहां पर ऑक्सीजन का घनत्व 13-14% है, ऐसे जगह में रहते हुए भी गाय के गोबर में 23% ऑक्सीजन है। यह अद्भुत। यहां पर जो आज का मॉडर्न जो साइंस है, डिस्ट्रक्टिव साइंस में इसको कहता हूं, इस डिस्ट्रक्टिव साइंस के सारे फार्मूले टूटकर बिखर जाते हैं, क्योंकि यह विज्ञान कहता है कि 21% से ज्यादा ऑक्सीजन कहीं नहीं हो सकता। लेकिन जहां पर ऑक्सीजन का घनत्व कम है, ऐसे शहर में रहकर भी गाय अपने गोबर के माध्यम से 23% ऑक्सीजन देती है। तो है ना लक्ष्मी उसमें। और एक और, जब इसके आगे जब शोध जब और आगे बढ़ा तो इसमें से आज के मॉडर्न साइंस का एक और फार्मूला टूटकर बिखर गया। आज का मॉडर्न साइंस कहता है कि किसी भी वस्तु का अगर आप प्रोसेस करते हैं तब उसमें से प्रोसेस के कारण कुछ लॉसेस होते हैं, जिसको विज्ञान कहता है प्रोसेस लॉस। जैसे 1 किलो गेहूं का दाना को अगर चक्की में हम आटा बनाने के लिए डालते हैं तब 1 किलो आटा नहीं निकलता, कुछ कम निकलता है। इसी तरह से आज का भौतिक विज्ञान के अनुसार से दुनिया में जितने भी प्रोसेस हैं, सभी प्रोसेस में प्रोसेस लॉस जुड़ा हुआ होता है। किसी भी प्रोडक्शन क्षेत्र से आप हो तो आप देख सकते हो कि आपका रॉ मटेरियल और फिनिश गुड्स के बीच में एक प्रोसेस लॉस होता है। लेकिन जब मैंने गाय को देखा, उसके विज्ञान को समझा, उसका केमिकल एनालिसिस किया, तो गाय का कोई भी गव्य प्रोसेस करो उसमें प्रोसेस लॉस नहीं होता, बल्कि प्रोसेस के कारण प्रॉपर्टी इंक्रीज हो जाता है। तो यह जो सिद्धांत गाय के पास है, इस सिद्धांत के आधार पर मॉडर्न साइंस का यह थ्योरी प्रोसेस लॉस का टूटकर बिखर जाता है। 2% की भी उसकी कीमत नहीं है गाय के सामने। और इन्हीं कारणों से मैं कहता हूं कि आज के जिस विज्ञान में हम जी रहे हैं वह विध्वंसकारी विज्ञान है, यह विनाश वाला विज्ञान है। इसमें से विकास का कुछ मार्ग नहीं निकलता है। अगर विकास का कुछ मार्ग निकलता है तो वो गाय ही निकाल सकती है, क्योंकि इसके किसी भी गव्य को कभी भी किसी भी स्थिति में प्रोसेस कर लो आप, कभी भी प्रोसेस लॉस नहीं होता। यह बात मुझे तब समझ में आई जब कच्चे गोबर को हमने धूप में सुखाया, और सुखाने के बाद उसका केमिकल एनालिसिस जब किया तब उसमें 27% ऑक्सीजन था। उस गोबर के कंडे को जलाकर कोयला बनाया तब उसमें 30% ऑक्सीजन हो गया। दिखने में पूरा कार्बन लगता है, लेकिन उसका जब केमिकल एनालिसिस किया तो उसमें 30% ऑक्सीजन। फिर विचार हुआ पूरा जला के देख लो, तो पूरा जला दिया, बिल्कुल राख कर दिया, तब उसमें 46.6% ऑक्सीजन हो गया। 23% से कहानी शुरू हुई थी,
46.6% तक कहानी बनी। और इसके बाद जो मेरे मन में विचार हुआ कि इसमें कुछ और भी हो सकता है। तो कुछ वैदिक सूत्र हैं, जिन सूत्रों के आधार पर जब इनकी प्रोसेसिंग हमने की तो अंत में 60% ऑक्सीजन मिला। यानी जो गैया का कच्चा गोबर 23% ऑक्सीजन है, अगर आप प्रोसेस कर लो तो 60% होता है। कितना, कई गुना ज्यादा होता है। लेकिन विज्ञान दूसरी बात कहता है कि प्रोसेस करने से नुकसान होता है, लॉस होता है। गैया के विज्ञान में कुछ भी लॉस नहीं होता। आज पूरी दुनिया जिससे ग्रसित है वह बीमारियां हैं। अमेरिका ले लो, विकास की किसी भी ऊंचाई पर वह पहुंच गया हो, लेकिन चिकित्सा के क्षेत्र में तो वह विनाश के कागार पर ही खड़ा है। और हमारा भारत भी विकास की चाहे जिस ऊंचाई पर पहुंच जाए, इस ऊंचाई पर पहुंचने के साथ साथ विनाश भी बढ़ेगा। हमारे शरीर का विनाश, भारत की जनता का विनाश, स्वास्थ्य का विनाश। प्रतिदिन 1300 लोग कैंसर से मर रहे हैं इस देश में, 2500 लोग हार्ट अटैक से मर रहे हैं। यह कैसा विकास है? प्रतिवर्ष 60 लाख करोड़ रुपया खर्च करके हमें यही मिल रहा है। यह सारा कुछ जो कुचक्र चल रहा है दुनिया में और साथ साथ भारत में, इन सब के पीछे है वह सत्य यही है कि पूरी दुनिया में ऑक्सीजन का घनत्व घट रहा है, जिसके कारण बीमारियां तेजी से बढ़ रही है। लेकिन हमारे देश की निकम्मी सरकार, हमारे राज्य की निकम्मी सरकार और दुनिया पर दादागिरी करने वाला जो निकम्मा जितना भी ऑर्गेनाइजेशन है, संगठन, इन सबको पता है कि पूरी दुनिया में तेजी के साथ बढ़ती हुई बीमारी का मूल कारण ऑक्सीजन की कमी है। और इस पर कोई भी संगठन बात करने को तैयार नहीं है, कोई भी सरकार इस पर बात करने को तैयार नहीं है, कोई भी विश्व स्तर का संगठन इस पर बात करने के लिए तैयार नहीं है। क्यों? तो इस पर जब मैंने थोड़ा गणित निकाला, मंथन किया कि आखिर क्यों, जब अगर स्वास्थ्य का पूरा मामला अगर ऑक्सीजन पर आकर केंद्रित होता है तो ऑक्सीजन पर लोगों को बोलना चाहिए, हमारी सरकारों को ऑक्सीजन बढ़ाने पर बात करना चाहिए। तब उसमें से जो बातें निकल के आई कि अगर दुनिया में ऑक्सीजन के घनत्व को बढ़ाना है तब ऐसा कोई मशीन बन नहीं सकता, कोई ऐसा इक्विपमेंट बन नहीं सकता जिससे हाइड्रोजन या कार्बन मोनोडाइऑक्साइड का जो रूपांतरण है वह प्राणवायु के रूप में हो सके। उसके लिए एक और केवल एक ही मार्ग है और वह मार्ग गाय है, और उसमें भी केवल भारतीय नस्ल की बची हुई 70 प्रजातियों की गाय। इन गायों के शरीर में कुछ विशेष अंग होते हैं, उन अंगों की मदद से गाय रूपांतरित करती है। आप इनपुट कुछ भी डालो, आउटपुट तो ऑक्सीजन ही निकलेगा। आप इनपुट कुछ भी डाल लो, आउटपुट तो अमृत ही निकलने वाला है। ऐसे ऐसे अंग होते हैं गाय के शरीर के अंदर, और उन्हीं अंगों की मदद से सूर्य की किरणों से ऊर्जा को लेकर के और गैया रूपांतरित करती है चीज़ों को, और रूपांतरित करने के बाद फिर हमें प्रदान करती है। तो एक बार हमने जो है यह जानकारी इकट्ठा करने की कोशिश की कुछ चिकित्सा शास्त्र के वैज्ञानिकों की मदद से कि यह शरीर है, इस शरीर को अगर निरोगी रखना हो तो हमें किन किन चीज़ों की मूलभूत जरूरत है। तो चिकित्सा शास्त्र के वैज्ञानिक कहते हैं कि जे देखो, हमारे शरीर में जितनी भी चीज़ें हैं इनमें से सभी चीज़ों की अगर बराबर आपूर्ति की जाए, यानी हमारे शरीर में आयरन है, कैल्शियम है, मैग्नीशियम है, फास्फोरस है, अमोनिया है, ये जितने भी तत्व हैं, इन तत्वों की अगर बराबर सप्लाई होती रहे, ऑक्सीजन भी है उसमें, तो यह शरीर बीमार नहीं पड़ेगा। और इसमें आने वाली जो कमी है, इस कमी के कारण ही यह शरीर बीमार पड़ता है। फिर मैंने अपने शास्त्रों में इसको ढूंढने की कोशिश की कि हमारा शास्त्र क्या कहता है इस विषय पे।
तो मुझे ठीक बिल्कुल यही चीज हमारे शास्त्रों में भी मिली, चिकित्सा शास्त्रों में, कि हमारा जो यह शरीर है ये 5 रत्नों से बना हुआ है। इन्हीं रत्नों को आज का मॉडर्न साइंस कहता है कि 5 कंपाउंड एलिमेंट से बना हुआ है। तो यह जो 5 रत्न या 5 कंपाउंड एलिमेंट कौन कौन से हैं? तो इसमें मिट्टी है। हमारा जो यह शरीर है इसमें मिट्टी का बहुत बड़ा अंश है। हमारे इस शरीर के अंदर जल का बहुत बड़ा अंश है। इस शरीर के अंदर वायु है। वायु को दौड़ने के लिए 17,000 नाड़ियां हैं हमारे शरीर में। इस शरीर को गति देने के लिए, जीवित रखने के लिए शरीर के अंदर अग्नि है। और इस शरीर का चिंतन ठीक ठीक रहे इसके लिए आकाशीय तत्व है हमारे शरीर के अंदर। आज का जो मॉडर्न साइंस है यह आकाशीय तत्व को नहीं मानता है। तो मैं इनकी भाषा में ही अगर बात करूं तो यह भी यही कहते हैं, आज का मॉडर्न साइंस भी यही कहता है कि इस शरीर में जी मिट्टी है, जल है, अग्नि है, इतनी चीजें हैं। और अगर इतनी चीजें बराबर मात्रा में संतुलित रूप में अगर इस शरीर को मिलता रहे तो यह शरीर कहीं बीमार नहीं पड़ेगा। मिट्टी हमें कहाँ से मिलता है? तो जो भी अनाज हम भोजन के रूप में करते हैं, जवारी है, गेहूं है, या जो कुछ भी सब्जियां हैं, फल फूल हैं, इन सब से हमारे शरीर को मिट्टी तत्व मिलता है। इन अनाजों को पकाने के लिए जो जल लगता है, या ऊपर से जो हम जल पीते हैं, या जल वाले फल खाते हैं, सब्जियां खाते हैं, इनसे हमारे शरीर को जल मिलता है, मिट्टी मिलता है, जल मिलता है। और इन अनाजों में मिट्टी जल के अलावा वायु भी होता है, उससे वायु भी मिलता है। और कुछ वायु हमें श्वसन तंत्र से खींचा हुआ जो वायु है उसके आधार पर मिलता है। यानी वायु, जल और मिट्टी, इन 3 की बात को आज का मॉडर्न साइंस मानता है। और यह भी मॉडर्न साइंस कहता है कि अगर ये 3 चीजें शुद्ध रूप में इस शरीर को मिलता रहे तो यह शरीर कभी बीमार नहीं पड़ सकता। तो अब शुद्ध कहाँ मिलेगा? भारत देश में शुद्ध मिट्टी यानी शुद्ध भूमि कहीं बची नहीं। पूरा देश रसायन से पट गया है। यूरिया, डीएपी और सुपर फास्फेट से पूरा देश पट गया है। बहुत सारे क्षेत्रों के मिट्टी का केमिकल एनालिसिस हमने करके देखा है। आज तक हमें कोई ऐसी मिट्टी नहीं मिली जिसमें कोई रासायन नहीं हो, नैसर्गिक हो। पूरा देश केमिकल से पट गया है। यानी आप कितनी भी ताकत लगा लो, 100% नैसर्गिक अनाज आप उत्पन्न कर नहीं सकते। यानी इस शरीर को 100% नैसर्गिक अनाज नहीं मिल सकता। फिर कैसे हम निरोगी रहेंगे? नहीं रह सकते। इस शरीर को संतुलित नैसर्गिक जल चाहिए। ऐसा जल हमारे देश में अब कहीं नहीं बचा है। सारी नदियां प्रदूषण की मार झेल रही हैं। जितने भी झरने हैं सब में प्रदूषण है। मछली पालन उद्योग से लेकर के और कृषि उद्योग तक सारा कुछ रसायन से पट गया है। यानी हम भारतवासियों को न तो नैसर्गिक अनाज मिल सकता है और न ही नैसर्गिक जल मिल सकता है। और हवा की तो बात ही ना करो, ये तो इतना ज़्यादा प्रदूषण है कि मुश्किल है। और इसी प्रदूषण के कारण हमारे देश की 30% आबादी को श्वसन तंत्र के रोग हैं, कार्डियो की बीमारी है, ट्यूबरकुलोसिस की बीमारी है। लेकिन यहां पर एक रास्ता है और वह रास्ता गाय है। गाय इसी वातावरण में रहती है जिस वातावरण में हम रहते हैं। उसी पॉल्यूशन वाले वातावरण में गाय रहती है, घास पात खाती है या जो कुछ भी हम देते हैं वो खाती है। उसके शरीर में जाने के बाद एक कन्वर्शन होता है। यह एक बहुत बड़ा विज्ञान है, उस विषय पर आज बात नहीं करूंगा आपसे, सीधी सीधी बात करता हूं। उनके पेट में एक कन्वर्शन होता है। कन्वर्शन होकर के जो गोबर निकलता है यह शुद्ध मिट्टी तत्व है, शुद्ध मिट्टी है।
गाय अद्भुत है। आप कुछ भी रासायनिक चीजें खिला दो, आप रासायनिक घास पात खिला दो, फॉडर खिला दो, अनाज के दाने खिला दो, जब वह गोबर करेगी तो उसके गोबर का आप कभी केमिकल एनालिसिस करके देखिए। शुद्ध मिट्टी में जितने भी पोषक तत्व होते हैं, शुद्ध मिट्टी में जितने भी एलिमेंट्स होते हैं, शुद्ध मिट्टी में जितने ऑक्साइड्स होते हैं, सारा कुछ गाय के गोबर में है। और साथ साथ 23% ऑक्सीजन है। अब मैं जल की महर्षि वाघभट्ट गौशाला एवं पंचगव्य अनुसंधान केंद्र संसार का पहला गुरुकुलम जो आधिकारिक रूप से पंचगव्य चिकित्सा विज्ञान की शिक्षा देने के लिए कृत संकल्पित है। अमर बलिदानी राजीव भाई का कहना है कि गाय बची तो फिर से ऋषियां क्रांतिकारी पैदा होंगे और तभी भारत सोने का शेर बनेगा।